मेरी मालकिन की छोटी बेटी हर रात कमरे में तेल और केला लेकर जाती थी और कुछ घंटों बाद बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ होती थी। वह ये काम सब लोगों से छिपकर करती थी, लेकिन मेरी नज़र तो उन पर पड़ जाती थी क्योंकि उस वक्त मैं रसोई घर में काम कर रही होती थी। ये काम उनका रोज़ का होता था। मैंने उनका ये राज जानने के लिए एक दिन उनके कमरे में छिप गई कि आखिर वे केले और तेल का क्या करती हैं। अभी उनको कमरे में आए हुए कुछ ही समय हुआ था, फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम वानी है। मैं एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुई थी। मेरे माता-पिता लोगों के खेतों में काम करके 2 वक़्त का खाना जुटाते थे। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। घर के हालात ठीक ना होने की वजह से मेरे माता-पिता मुझे पढ़ाई-लिखाई ना करवा सके। जैसे-तैसे हमारे दिन निकल रहे थे। मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं अपने माता-पिता को ऐसे खेतों में दिन-रात मेहनत करते देखती तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। इसी वजह से मैं भी उनके साथ काम करने के लिए चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने हज़ारों का खर्चा बताया। अब हम लोगों के पास तो इतने रुपए थे नहीं, इसलिए मेरी माँ ज़मींदार जी के पास गई, जिसके खेतों में हम लोग काम करते थे। उनके सामने अपनी झोली फैलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन ज़मींदार ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि उनके लिए इतने पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसी वजह से मेरे पिताजी का इलाज ना हो पाया और वह हमें और इसे दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हम लोगों का सहारा छिन चुका था, लेकिन जैसे तैसे मैं और मेरी माँ ने खुद को संभाला और फिर से अपना जीवन यापन करने लगे। मेरी माँ और खेतों में काम करके अपना पेट भरने लगे। मेरे मन में ज़मींदार जी के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी ना कर पाती थी। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग आए जिनका जन्मदिन था। उन लोगों ने अच्छे-अच्छे पकवान हम गरीबों में बाँटे। हम लोगों को तो यह भी नहीं जानते थे कि आखिर हमारा जन्मदिन आता कब है, लेकिन उन बड़े लोगों को दिए गए पकवान खाकर हम लोग उन्हें दुआएँ देने लगे। कुछ दिन यूँ ही निकले, फिर एक दिन मेरी माँ अचानक से दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को छोड़कर चली गईं। अब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ मेरी एकमात्र सहारा थी। अब वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसे में मुझे मेरे चाचा-चाची अपने पास ले गए। आखिर अपने अपने होते हैं और पराए-पराए होते हैं, इसी चीज़ का फ़र्क मुझे अब समझ में आ रहा था। मेरे चाचा-चाची अपनी बेटी को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े देते थे, लेकिन मुझसे अपने सारे घर का काम करवाते थे। अच्छे से बोलना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। ना मेरी हालत कैसी है, खैर मैं इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। एक दिन मैं घर पर बर्तन साफ़ कर रही थी, तभी मेरे चाचा जी शहर से आए और मेरी चाची से कहा कि शहर में एक घर में काम करने वाले की ज़रूरत है। क्यों ना हम बानी को वहाँ काम करने में लगा दें। हमारे पास पैसे आते रहेंगे और बानी वहाँ काम करती रहेगी। मेरी चाची भी इस बात से खुश हो गई। खुश हो भी क्यों ना, आखिर बिना मेहनत पैसे जो आ रहे थे। दूसरे दिन मेरे चाचा अपने साथ मुझे शहर ले गए। वहाँ हम लोग एक बड़े से मकान में गए, जहाँ पर एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ बैठी थी। चाचा ने उनसे नमस्ते किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज से यही आपके सारे काम करेगी। मैं इसे सुबह छोड़ जाया करूँगा और शाम को ले जाया करूँगा। उस मैम साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि मैं उसके घर का सारा काम कर सकती हूँ या नहीं। मैं बिना कुछ बोले हाँ में इशारा कर दिया। इतने बड़े घर का इतना सारा काम मुझे जैसी अकेली को करने में बहुत कठिनाई होने वाली थी, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे मन में चाचा चाची का इतना खौफ जो था। अब उस मालकिन ने मुझे अपना सारा काम समझा दिया और मैं रसोई घर में काम करने लग गई। पूरा दिन काम करती और शाम को चाचा मुझे घर ले जाते, फिर जाकर वहाँ रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती और गर्मी में मैं सो जाती। दूसरे दिन फिर चाचा मुझे मालकिन के घर छोड़ जाते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर बहुत सारे मेहमान आए तो काम भी बहुत हो गया था। इसी वजह से मालकिन ने मुझे शाम को घर नहीं भेजा। उन्होंने मेरे चाचा से कहा कि जब तक हमारे मेहमान यहाँ पर हैं, आप बानी को यहीं पर रहने दें, क्योंकि देर रात सब लोग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से काम भी बढ़ जाता है। मेरे चाचा ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया और ख़ुद घर पर आ गए। मैं वहाँ पर देर रात तक काम करती रही और वहीं पर मालकिन ने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मुझे चाचा चाची के घर से ज़्यादा अच्छा यहाँ लगता था, क्योंकि मुझे अच्छा खाना और पंखे वाले कमरे में रहने दिया जाता था। लेकिन जब भी मैं मालकिन को उनकी बेटियों के साथ देखती तो मुझे भी मेरी माँ की याद आ जाती थी।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेहमान तो चले गए लेकिन मालकिन ने मुझे अपने घर नहीं भेजा। उन्होंने चाचा को साफ बोल दिया कि बानी यहाँ पर ही रहेगी। अब मालकिन और उनकी बेटी मेरे साथ अच्छी बनने लगी थी। त्योहार पर मालकिन मुझे नए कपड़े भी दिलाती थी। मालकिन की छोटी बेटी बहुत ही अच्छी थी, वह मुझसे घुल मिल गई थी। लेकिन उनकी बड़ी बहन बहुत गुस्से वाली थी। वह मुझे एक नौकरानी ही बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक दिन मालकिन और उनकी बेटियों को 2 दिन के लिए कोई शादी फंक्शन में कहीं बाहर जाना था, तो मालकिन ने मुझे अपना घर संभालने को बोला और कहा कि तुम यहाँ रहना और घर की अच्छे तरीके से देखभाल करना। अब इतने दिनों से मैं उनकी देखभाल कर रही थी तो उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे भी अकेले रहने में डर लगता था। फिर मालकिन ने चाचा को वहाँ बुलाया और मेरे पास रहने के लिए बोला। चाचा ने तुरंत हाँ बोल दिया और मालकिन चली गई। अब मैंने अपना और चाचा जी का खाना बनाया और खाकर सोने चले गए। रात को करीब 12 बजे मेरे चाचा जी ने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। दरवाजे की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। पहले मैंने सोचा कि शायद वे पानी पीने रसोई में आ गए होंगे, लेकिन कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी वे वापस नहीं आए तो मैं भी बाहर देखने के लिए चली गई कि आखिर वे कहाँ गए। मैंने इधर उधर देखने के बाद मुझे मालकिन के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही उनके कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ पर मेरे चाचा जी मालकिन की अलमारी से कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो चाचा जी? तो वे एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि अलमारी कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गया था कि चाचा जी यहाँ चोरी की फिराक में हैं। इतना बड़ा घर और इतने अमीर लोगों के घर में खुद को अकेला पाकर कुछ आदमियों के मन में पाप जाग ही जाता है। तो फिर मेरे चाचा जी तो ऐसी छोटी मोटी चोरियां गांव में करते ही रहते थे, लेकिन मुझे डर था कि चाचा यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना करे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालकिन का विश्वास टूटे। खैर, मैं चाचा पर हर समय नज़र रखनी शुरू कर दी। एक पल के लिए भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। रात को भी गहरी नींद में ना सोती थी। ऐसे ही 2 दिन निकल गए और मालकिन और उनकी बेटियाँ वापस आ गई। उनके आने के बाद चाचा जी जो वापस चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी जिनको पकड़कर मैं बहुत खुश हो रही थी। एक रात में किचन में काम कर रही थी, तभी मैंने मालकिन की छोटी बेटी मंजू को अपने कमरे में केला और तेल ले जाते हुए देखा। वह ऐसे चोरों की तरह नज़र चुरा कर कमरे में जा रही थी मानो उन्हें कोई देख ना ले। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर मंजू दीदी केले और तेल का क्या करेंगी। दरअसल मालकिन के पति कुछ समय पहले गुजर गए थे, तभी से वह अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली रहती थी। ज़मीन जायदाद होने की वजह से उनके अच्छे दिन थे। मैं मंजू दीदी की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई करने वाली लड़की हैं, कुछ करती होंगी। आए दिन मंजू दीदी की सहेलियां घर पर आती थीं और यह सब मिलकर कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करती थी। एक दिन मैं मंजू दीदी से पूछ लिया कि दीदी, आप ये सब लड़कियां मिलकर क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया था कि हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई थी, तो मुझे कैसे पता होगा पढ़ाई के बारे में। बस इसी वजह से मैं मंजू दीदी को उस केले और तेल वाली बात को नज़रअंदाज कर गई थी। मैं सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ़ करती और रसोई घर को साफ़ करती थी। इसी बीच दीदी रोज़ाना फ्रिज से केला निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और अपने कमरे में लेकर चली जाती। अब ये रोज़ का काम हो गया था। मेरा कमरा दीदी के सामने ही था। देर रात को दीदी कमरे से बाहर आती और अपने हाथ धोती। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। कभी कभी मैं जाग रही होती तो ये सब दिख जाता था, वरना रोज़ाना मैं दीदी को बाहर आते नहीं देखती थी क्योंकि जब तक वे आती मेरी आँख लग जाती थी। अब तो मुझे ये सब पढ़ाई का मामला नहीं बल्कि कुछ और लगने लगा था, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए दीदी केला और तेल लेकर जाती तो इसे ऐसे छिपा कर क्यों ले जाती और रोज़ रात ये सब क्यों करती। मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात दौड़ती थी कि आखिर दीदी अपने कमरे में क्या करती हैं। मैंने इस बारे में मालकिन से बात करने की सोची। एक दिन मैं मालकिन के कमरे में गई तो वे फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। फिर मैं बिना कुछ बोले वहाँ से आ गई। उनके बाद मैंने सोचा कि कहीं दीदी कुछ और ही कर रही हो और मैं बिना वजह मालकिन को बताकर घर में तमाशा खड़ा कर दूं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से मैं इस बात को छोड़ दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी। तभी मंजू दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकलकर दीदी के पास जाकर पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। तभी दीदी ने बात बदलते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वे अपने कमरे में चली गई। मुझे इसी फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई कि आखिर क्या बात हो गई कि हमेशा हंसने वाली मंजू इतनी रात को अपने
कमरे से रोते हुए निकली। बस अब पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात रहती, वे केले और तेल कमरे में लेकर जाना, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथ को धोना और पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ होना, और फिर एक रात ऐसे रोते हुए बाहर निकलना। और सबसे बड़ी बात कि उनका ये सब काम ऐसे छिप कर करना। अब तो मुझे दीदी पर शक होने लगा था कि वे कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। अगले दिन दीदी अपने कॉलेज चली गई और बड़ी दीदी अपनी कोचिंग। तभी मैंने मालकिन को चाय देने गई, तभी मौका पाकर मंजू दीदी के कमरे में जाकर देखने का सोचा। जब दोपहर में मालकिन सो गई तो मैं मंजू दीदी के कमरे में गई, लेकिन कमरे में तो कुछ भी ऐसा नहीं था। सब सामान अच्छे से पड़ा हुआ था। मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। तभी मंजू दीदी और उनकी बड़ी बहन आ गई। मैंने उन दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन मंजू दीदी ने खाना खाने से मना कर दिया। वे सुबह भी नाश्ता नहीं करके गई थी। मैंने काफ़ी बार बोला कि प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, लेकिन वे एकदम से मुझ पर चीख गई। फिर मैंने कुछ ना बोला। थोड़ी देर के बाद मैंने दीदी से सब कुछ पूछने का सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने पूछा और वे गुस्सा हो गई तो मुझे मंजू दीदी की फ़िक्र थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी वे मुझे कभी भी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं एक नौकरानी हूँ, और मेरे लिए उन्होंने कुछ भी चीज़ मेरे चाचा चाची से बढ़कर ही किया था। कुछ देर बाद मेरे मन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात उनके कमरे में ही छुप कर बैठ जाऊं और देखूं कि आखिर होता क्या है। फिर मैं रात को सब लोगों को खाना खिलाया और ख़ुद बिना खाए ही दीदी के कमरे में एक कोने में छिप गई। मैं उस समय छिपी थी जिस टाइम दीदी रसोई घर में केला और तेल लेने गई थी। फिर मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे में आती हैं और कमरे के पीछे का दरवाज़ा खोलती हैं। मैं सोचने लगी कि उस दिन जब मैंने दीदी का कमरा देखा तो मुझे ये दरवाज़ा नहीं दिखाई दिया था। शायद दिखाई न देने की वजह ये थी कि उस दरवाजे के आगे पर्दा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि दीदी उस दरवाजे से एक आदमी को अंदर लेकर आती हैं, और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी अचानक से मेरे हाथ की चैन जो मेरी माँ ने एक बार मेरे मेले से मुझे ला कर दी थी, वे निकल कर नीचे गिर गई। उसकी आवाज़ से दीदी को वहम हुआ कि कोई और भी उनके कमरे में है। उन्होंने उठकर सब जगह देखा तो एक कोने में मुझे खड़ा पाया। दीदी मुझे देखकर घबरा गई और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वह भी ऐसे छिपी हुई, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। मैं भी उनके इस गुस्से के आगे डर सी गई। फिर मैंने कहा कि मुझे माफ़ करना दीदी, मैं यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं छिपी थी। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि आजकल आप ना तो अच्छे से खाती हैं और उस दिन आप अपने कमरे से रोती हुई भी निकली थी। उसके बाद मंजू दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वे कुछ गलत नहीं करती, जबकि भला ही करती हैं। उन्होंने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादाजी हैं। मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरी माँ ने इन्हें घर से निकाल दिया था। तब से यह एक मंदिर में रहते थे, लेकिन मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैंने इस बारे में माँ से बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने मुझे खूब डांटा। इसके बाद मैंने एक प्लान बनाया और रात को दादाजी को अपने कमरे में ले आई थी और सुबह इन्हें दूसरे दरवाजे से वापस भेज देती थी। मैंने दीदी से पूछा कि फिर वे केला और तेल। तभी दीदी कहने लगी कि मेरे दादाजी का लीवर कमज़ोर है, जिसकी वजह से वे ज़्यादा खाना पचा नहीं सकते हैं। इसी वजह से वे एक समय ही खाना खाते हैं। रोज़ सुबह कॉलेज जाते टाइम मैं इन्हें खाना दे आती थी और रात को ये खाना नहीं खाते थे, इसलिए मैंने उनको फल खिलाना शुरू किया, और केला इनका पसंदीदा फल होने की वजह से रोज़ रात को मैं उनके लिए केला लेने गई। माँ को और दीदी को पता ना चले, इसी वजह से मैं ये सब छिप कर करती हूँ। और मेरे दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैंने तेल लाना शुरू किया ताकि इनके घुटनों की मालिश कर सकूँ। ज़्यादा देर मालिश की वजह से मैं पसीने से भीग जाती थी, तभी तेल लगे हाथ बाहर धोने जाती थी। फिर दीदी ने कहा कि उस दिन मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मजबूर थी अपनी माँ के आगे। इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी की इन सभी बातों को सुनकर अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। मैं बार बार सोच रही थी कि कोई इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। एक बीमार पिता समान ससुर को घर से निकाल दिया, लेकिन मन ही मन दीदी पर भी गर्व हो रहा था कि आज के समय इतना अच्छा दिल बहुत कम लोगों का होता है, और वह दिल मंजू दीदी के पास था। पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया है, बुजुर्ग लोगों को बिना सोचे समझे घर से निकाल देते हैं। तभी मुझे सब समझ आ गया था कि जिस पर जो तकलीफ़ गुजरती है वह तकलीफ़ वही समझ सकता है।